हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा लाइंस एंड एंगल्स है। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होगी क्लास 7th में। आज हम फिर से उनके बारे में समझेंगे कुछ डिटेल्स के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि इस बार जो है 23-24 सेशन जो है उसमें बहुत सारे बुक चेंजेज हुए हैं और चेंजेस की वजह से बहुत सारे पोर्शन जो है मैथ का डिलीट किया गया है, जिसमें से इस चैप्टर में से बहुत सारे पोर्शन डिलीटेड हैं, जैसे कि थ्योरम नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे डिलीट कर दिए गए हैं। बट आपको क्या है कि अगर ये थ्योरम अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे चैप्टर 7th नंबर जो है ट्रायंगल, उसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपके लिए ये सारे थ्योरम्स इम्पोर्टेंट हैं और ये थ्योरम इसलिए डिलीट किया गया है क्योंकि ये थ्योरम ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ा दिया जाता है। अब जिन बच्चों का क्लास 7th सही से नहीं हुआ है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, उनको फिर से क्लास 7th में पढ़ना पड़ेगा। क्लास 7th का जो भी थ्योरम है वो जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या करना है कि ये सारे थ्योरम्स मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपका चैप्टर 7 जो है वो ईज़िली समझ पाओ, ईज़िली सॉल्व कर पाओ। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लें कि लाइंस क्या होता है। तो देखो, कोई भी यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन ए और बी के बीच ये जो है नेम करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? लाइन ए बी। जनरली लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके हेड के ऊपर एरो, दो बोथ साइड एरो होता है। ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका नाम है ए बी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। उसी तरीके से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बच्चों क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट जिसका दोनों ही एंड क्या हो? क्लोज्ड हो। यानी जैसे ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों ही एंड क्या हो? क्लोज्ड। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है। अब इस तरीके से जब एरो दिया होता है इसका मतलब है दोनों ही साइड ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, दोनों ही साइड ये बढ़ सकता है लाइन। बट लाइन सेगमेंट का मतलब होता है फिक्स लेंथ। ठीक है। फिक्स लेंथ का मतलब ये हो गया कि इसका लेंथ जो होगा वो फिक्स होगा, बट इसका लेंथ कोई फिक्स नहीं है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे सिंपली ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एरो नहीं होते, इसके हेड के ऊपर जो बार है उसमें एरो नहीं होते। थर्ड है रे। रे होता है जिसका एक साइड एंड होता है और दूसरे साइड क्या होता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है, जैसे कि एरो लगा हो। ठीक है। तो मान लो ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो इस साइड जो है ये एंड पॉइंट है और ये जो है गोज़ इनटू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो है बी ए बी, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेमिंग करेंगे? तो ए बी लिख देंगे और एक ही साइड एरो लगाएंगे। क्लियर? तो ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, ये 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं लाइंस के। क्लियर? बट इन द यूज ऑफ मैथमेटिक्स ना तो हम इसको एरो लगाते हैं, ना ये लगाते हैं, ना ये लगाते हैं। तीनों के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं? ए बी। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा हो कि लाइन बोले तो भी आप ए बी लिखोगे, लाइन सेगमेंट बोले तो भी ए बी लिखोगे, और रेज बोले तो भी ए बी ही लिखना है। ठीक है। क्योंकि हम मैथमेटिकल यूज़ में ना ये सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्टली सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली नेमिंग करते हैं। ओके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं,
कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर कोई 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा, अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो, ठीक है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करता हो, जैसे मान लो मैंने ये 3 पॉइंट लिए, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखता हूँ ये लाइन जो है वो तीनों पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ए बी सी तीनों से होते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 3 या मोर देन 3 पॉइंट एक ही लाइन पे रहता है तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यानी ए बी सी यहाँ पे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता है, जैसे ए और बी एक लाइन में है, ए और सी एक लाइन में है और बी कहीं और है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसा एक ही लाइन में है, यहाँ पर लिख सकते हो डिफिनीशन कि इफ़ 3 or more than 3 points lie in the same line then the points are called collinear, otherwise it is non collinear। ठीक है, नॉन collinear। here A, B and C are collinear points। Now non-collinear points like A, B, C। अगर मैं ए सी को ज्वाइन करता हूँ तो बी नहीं आएगा लाइन में, अगर ए बी को ज्वाइन करता हूँ तो सी नहीं आएगा सेम लाइन में। हमें कर्व नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना है कि ए बी को ज्वाइन करना है बी सी को, तो वो एक ही लाइन नहीं कहलाएगा, वो 2 अलग अलग लाइन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं ए और सी को ज्वाइन करता हूँ, देखो बी जो है वो ऊपर चला गया, बी इस लाइन में नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एंगल कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, एंगल कैसे फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल। एंगल्स जो है वो क्या होता है कि जब दो रेज का जो ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है यानी एंड पॉइंट है, वो कॉमन हो जाए, 2 रेज का फिक्स पॉइंट कॉमन हो जाए तो वो क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। जैसे कि मान लो कि एक रेज ये हो गया, मान लो मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, यहाँ बी लेता हूँ और यहाँ पे सी लेता हूँ। तो एक रे जो है वो हमारा ए बी है और दूसरा रे है ए सी। जब दोनों रे का फिक्स पॉइंट कॉमन हो गया तो वो क्या किया, एक एंगल फॉर्म किया। इसे दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज emerged from the same point। एंगल इज फॉर्म्ड, डिफिनीशन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, एन एंगल इज फॉर्म्ड when 2 ray are emerged या 2 ray originated from the same point। ठीक है, जब एक ही पॉइंट से 2 डिफरेंट रे इमर्ज होता है या ओरिजिनेटेड होता है, बाहर निकलता है, तो क्या होता है, वहाँ पे एंगल फॉर्म करते हैं। ये जो 2 रे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इस एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। रे आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल।
रे क्या करता है, आर्म्स ऑफ एंगल कहलाता है, और जो फिक्स पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम एरो दे के लिख लेते हैं, ये क्या कहलाता है, आर्म्स। ये दो आर्म्स हैं, ए बी एंड ए सी जो है वो आर्म्स कहलाएगा किसका, एंगल का, और ए जो है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो ए क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी हम इसके बारे में समझेंगे पूरा डिटेल्स में कि कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो पहले मैं नाम लिख लूँ कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डिफिनीशन अगर आपको देनी हो तो आप बता सकते हो जो एंगल आपका 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो मान लो अगर आपका एंगल है x, तो लिख सकते हो कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल में आप कह सकते हो कि जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, जो एंगल मान लो अगर ये y है तो y जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं राइट एंगल है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड में है कि अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लो कि x हो गया, y हो गया, अगर हम z ले लें तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ जो है वो हो जाएगा कि जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है, मान लो इसको कुछ अलग नाम ले लेते हैं लाइक W। तो W जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों वो होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, S ले लो। तो जो एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो नाम और डेफिनेशन तो आपने समझ लिया। यही इसका डेफिनेशन होता है कि द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसे करके आप सबको डेफिनेशन लिख सकते हो। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इसके फिगर कैसे होते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो, तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब है कि जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो देखो, जैसे आप ये एक लाइन लेते हो और एक रे ये है, इन दोनों रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल।
यानी कि आपको अगर 90 से छोटा कोई भी एंगल बन रहा है तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले सेकेंड, तो सेकेंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री। एक रे ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो आपने एक्यूट एंगल को एक्स लेट किया था, राइट एंगल को वाई लेट किया था। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब इससे भी बड़ा, 90 से बड़ा। ठीक है, तो यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, एक रे ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया, और इसके बीच में जो है ये जेड हो गया, और ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 90 से छोटा है बट 0 से बड़ा है, ये 90 के इक्वल है, और ये क्या है, 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। अगर हम बात करें 180 क्या होगा, तो स्ट्रेट एंगल, और वो कुछ इस तरीके से सिंपली एक लाइन हो जाता है। मान लो ये आपका वर्टेक्स है, एक रे ये हो गया और दूसरा रे ये हो गया, ये फिक्स पॉइंट है। एक रे इधर हो गया और दूसरा रे इधर हो गया, तो जब इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री जो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये सीधा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों सबसे लास्ट जो है हमारा वो है फिफ्थ, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, इससे भी बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक ये आ गया एक एंगल और ये आ गया दूसरा एंगल, सॉरी दूसरा रे। एक रे ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया। अब आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करने, क्योंकि ये उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं होता, हमेशा क्या ड्रॉ होता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जिस इधर मूव करते हैं नीचे से ऊपर, यानी कि उल्टा ऐसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी मूव करता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जब घड़ी की उल्टी दिशा में मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंगल जो मेजर होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, ये जो एंगल आया ये 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5 एंगल होते हैं, और पांचों का नाम हो गया, उसके फिगर्स हो गए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि दो एंगल्स जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। If sum of two angle is 90 degree, then they are called complementary to each other. But the sum of two angle is 180 degree, then they are called supplementary to each other. Okay? तो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं, two angles whose sum is 90 degree. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दूसरा है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो कि एक एंगल है 50, दूसरा एंगल है 40, तो 50 + 40 क्या हो गया, 90। दैट इज़ 50 और 40 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री होता है कि टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is
180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। Two angles whose sum is 180 degrees are called supplementary angles। अब जैसे मान लो कि एक एंगल्स, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल लूँ तो कुछ एग्जांपल्स कॉम्प्लीमेंट्री का दिखा देता हूँ, कुछ सप्लीमेंट्री का दिखा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का लाइक हो गया क्या, 60 + 30 इक्वल टू व्हाट, 90। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, है ना। इसी तरीके से अगर आपको मान लो एक एंगल दिया हुआ है और कहेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाओ। मान लो कि अगर आपको एंगल ए और एंगल बी कितना होता है, 90 डिग्री, तो जाके ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको कोई एक एंगल दे दिया है और दूसरा एंगल पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली कि एंगल ए आपको निकालना है और एंगल बी गिवन है तो बी को दूसरे साइड ले जाएंगे और वो माइनस हो जाएगा, किस में से, 90 डिग्री में से। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल पूछ रहा है, जैसे क्या हो सकता है, क्वेश्चन कह सकता है कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो यानी A = 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज A = 40 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री का एग्जांपल हो सकता है कि मान लो कि अगर ये है कितना, 120 + 60 = 180 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 120 + 60 डिग्री जो है वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बन रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर एक एंगल आपको गिवन हो और उसका सप्लीमेंट्री पूछे तो सिंपली क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी = 180 डिग्री, दैट इज़ एंगल ए = 180 डिग्री माइनस एंगल बी। इस तरीके से आप जिसकी वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देंगे। अब आपको पूछता है कि सपोज़ करो, कहेगा कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो इट मीन्स कि आपको बी की वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है, तो ए कैसे निकालेंगे, तो 180 में से बी की वैल्यू जो 80 डिग्री है माइनस कर देंगे, दैट इज़ 100 डिग्री हो जाएगा। तो 100 एंड 80 जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। बात कर लें थोड़ा सा एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट वर्ड से क्लियर है कि एडजेसेंट का मतलब ही होता है बगल वाला, ठीक है। एडजेसेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बगल वाला। तो बगल वाला मतलब हो गया कि जो इसके साथ सटा हो और बगल में हो। अब जैसे मैं एक एंगल बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये एक एंगल है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ बीच में, अब ये हमारा हो गया क्या, नाम ले लेते हैं बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम बात करें कि ए बी सी ये जो एंगल है और बी सी बी डी ये जो एंगल है, ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल। क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों कैसे पता करेंगे कि एडजेसेंट एंगल का क्या डिफिनीशन होगा, कैसे उसको जो है सो आप फाइंड करोगे। तो उसके लिए सिंपली क्या है कि समझना ये है कि इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों एंगल के पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो बी जो है वो दोनों ही एंगल का क्या है, कॉमन वर्टेक्स। तो पहचानने का क्या तरीका है, इफ़ दे हैव
और कॉमन वर्टेक्स। ठीक है। दूसरा क्या है कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे कि देखो BC जो है वो इस एंगल के लिए भी ये आर्म का काम कर रहा है और इस एंगल के लिए भी ये आर्म का काम कर रहा है। दैट इज़ BC जो है वो कॉमन आर्म्स है। ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कहेंगे, इफ़ दे हैव वन कॉमन आर्म्स, या सिंपली लिख सकते हो अ कॉमन आर्म्स। तो क्या क्या क्राइटेरिया है एक एडजेसेंट एंगल को पहचानने का, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इफ़ दे हैव अ कॉमन आर्म्स। ठीक है। और तीसरा जो है वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं AB एंड BD, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड होना चाहिए। मतलब BC के एक इधर होना चाहिए तो दूसरा इधर होना चाहिए। एक ही कॉमन आर्म्स के दोनों एक ही साइड हो जाएंगे तो फिर वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होगा। तो कह सकते हो कि नॉन कॉमन आर्म्स आर लाइज डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स are on different side of common arms। ठीक है। नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं लाइक AB और BD वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड होना चाहिए। एक इस साइड होना चाहिए तो दूसरा इस साइड होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। एडजेसेंट का मतलब ही क्लियर है कि बगल वाला होना चाहिए। साथ में ये भी क्लियर है कि उनके पास जो है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड होना चाहिए। तो वो जो एंगल का तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। तो चलिए आज जो है सो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ मैं एडजेसेंट एंगल के बारे में, और इसके ऊपर जो है समझेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है। तो देखो, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि लीनियर पेयर कैसे फॉर्म करता है। तो एडजेसेंट एंगल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लीनियर पेयर पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एडजेसेंट एंगल अब पहचान तो लिए, ठीक है, ऐसा कैसे पहचानेंगे ये भी समझ लिया। तो इसमें अब जो है क्वेश्चन कैसे दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन दिएंगे कि आपको जो है कहेगा, एक मान लो कि जैसे एक लाइन एंगल दे दिया, 3 एंगल दे दिया आपको, 1 2 और इस तरीके से 3 एंगल आपको दे दिया। इन 3 एंगल्स में जो है आपको ये बताना है कि कौन कौन एंगल किस किस एंगल के एडजेसेंट है। ठीक है। यहाँ पे मान लो O दे दिया, ये A B C और D, कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल मतलब कुछ फिगर्स दे दिए हैं और आपको बताना है कि कौन एंगल किसके एडजेसेंट है। ठीक है। तो देखो बहुत सारे एंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे जो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, बहुत सारे एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें 2 मिनट के लिए अगर आप A को ढक दो, A को क्या कर दो, ढक दो, तो क्या हो जाएगा कि BOC एंड COD क्या होगा, एक दूसरे के एडजेसेंट होगा, क्योंकि OC क्या है, कॉमन आर्म्स, O क्या है, कॉमन वर्टेक्स, और ये आर्म्स जो नॉन कॉमन है वो क्या है, डिफरेंट साइड हैं। तो आप कह सकते हो कि एंगल BOC एंड एंगल COD आर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। ठीक है। ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। इसी तरीके से और भी है, लाइक अगर मान लो हम इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं OD को अगर हम ढक दें तो हमारा क्या हो जाएगा,
ओ डी को ढक दे तो ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों फिर से एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, जिसमें ओ क्या है कॉमन वर्टेक्स, बी ओ क्या है कॉमन आर्म्स, और ए ओ और ओ सी जो है नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट साइड हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी बी ओ सी आर एडजेसेंट। इस तरीके से और भी एंगल्स बनेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर आप एंगल लाइन बी को रे हमारा बी जो है उसको हम ढक देते हैं, ठीक है। अगर हम बी को ढक दें तो क्या हो जाएगा ए ओ सी और सी ओ डी ये भी क्या होगा एडजेसेंट एंगल होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइड को अलग अलग रेज को ढक के आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ईजिली आपको पता चल जाएगा कि ए ओ सी एंड बी ओ सी ओ डी ये भी क्या है एडजेसेंट एंगल हैं। क्लियर। उसी तरीके से अगर आप मान लो ओ सी को ढक देते हो तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये ओ सी को हमने ढक दिया तो क्या होगा ए ओ बी और बी ओ डी ये भी एडजेसेंट एंगल है, ए ओ बी एंड बी ओ डी ये भी क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर। तो इस तरीके से और भी एंगल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे ये क्या है ये आप चेक करोगे कि और भी एंगल बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो देखो ए ओ बी के साथ बी ओ डी बना दिया आपने, उसके बाद ए ओ सी के बाद सी ओ डी बना दिया आपने, उसके बाद ए ओ बी बी ओ सी बन गया और सी बी ओ सी ओ डी बन गया। यानी इससे आगे अब एडजेसेंट एंगल नहीं बनेंगे। अगर आप कोई ऐसा एंगल आप सेलेक्ट करते हो जो जिसका नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक ही साइड है तो फिर वो नहीं होगा। जैसे आप सोचोगे बी ओ सी और सी ओ डी, तो मान लो कि अगर हम बी ओ डी और सी ओ डी लेते हैं, बी ओ डी और सी ओ डी, तो ये जो ओ डी है ये दोनों में है और दोनों में है तो उसके कॉमन आर्म्स क्या कहलाएंगे ओ डी, और इसके दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक ही साइड है, तो यानी ये एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो जो एडजेसेंट एंगल का पेयर्स था वो आपने देख लिया। चलो समझते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर होता है कि जब कोई दो एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। मान लो कि अगर एक लाइन लेते हो आप और इस लाइन पे एक रेज को स्टैंड कराते हो किसी भी डायरेक्शन में, ये रे है और ये एक लाइन है, लाइन का नाम हो गया ए बी सी और ये जो है कुछ डी है। अब यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी डी और दूसरा बन रहा है डी बी सी, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे कब, जब उनके नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है। जब नॉन कॉमन आर्म्स, देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों ही क्या है एडजेसेंट एंगल। एक है कॉमन आर्म्स कौन है बी डी और नॉन कॉमन आर्म्स है बी सी और ए बी। तो जब नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल जो है वो एक लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर। तो दो चीज़ें हैं, पहला कि लीनियर पेयर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री।
क्योंकि आप जानते हो 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री देन द एंगल्स कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। देन angles are formed linear pair. लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब होता है लाइन और पेयर का मतलब होता है, आप समझ ही रहे हो, दो होते हैं तो उसको हम पेयर में बोलते हैं। तो जब दो एंगल एक लाइन पे होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियर हो गया कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। या फिर अगर हम कोई दो एंगल का सम कितना है 180 है, या फिर ये कह सकते हो कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है तो दोनों एंगल जो है एडजेसेंट एंगल वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। क्लियर, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ये होता है ना कि आपको लीनियर पेयर का यूज करना होता है एंगल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। सपोज करो कि इस साइड का एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया है और इस साइड का एंगल फाइंड करना है, तो आप समझते हो कि कैसे फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का सम कितना है 180। तो अगर एक एंगल आपका 60 है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस करके 120 निकाल लेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है बच्चों, देखो जब आप किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कराते हो किसी पॉइंट पे, अगर किसी दो स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराते हो, जैसे मान लो एक ये लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, ठीक है, और ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट यानी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर बनेगा। एक तो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट होंगे। और एक है ये और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट होंगे। वर्टिकल अपोजिट का मतलब होता है कि वर्टिकली यानी ये है वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट, ठीक है। वर्टेक्स के एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों एंगल का, तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। जैसा कि आपने अभी डिफिनीशन में पढ़ा था एडजेसेंट में कि एडजेसेंट एंगल का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसके बीच में वर्टेक्स कॉमन होते हैं और वन आर्म्स कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, बट ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल AOD एंड BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये भी कह सकते हो कि एंगल AOC एंड एंगल BOD आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट होता क्या है, तो जो एंगल वर्टेक्स के ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि एक वर्टेक्स के इस साइड है दूसरा इस साइड है, तो वो एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो
कि when two line intersect each other at a point, then there are two vertically opposite angles are formed. Two pair of vertical opposite angles are formed. One pair is this and the other pair is this. ओके, चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हमें इसमें और क्या क्या पढ़ना है। तो चलो, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। और इसके अगला पार्ट जो आएगा इंट्रोडक्शन का, उसमें हम सारे थ्योरम्स समझेंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस के बारे में जो भी होता है वो सारे उसमें हम करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखो, और अभी तक अगर आप चैनल पर बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इससे आगे उसी में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।